नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव हूँ, न्यूरोसर्जन, दिल्ली में काम करता हूँ। अगर मानव शरीर में मेरुदंड या मेरुरज्जा इनका महत्व बताना हो तो मात्र 2 शब्दों के अंदर जो है संपूर्ण महत्व समझ में आ जाता है। और वो 2 शब्द हैं कि मेरुदंड या स्पाइन हमारे शरीर की आधारशिला भी है और उसकी धुरी भी है। वो स्पाइन के माध्यम से ही पैरों तक पहुंचता है और हम लोग खड़े हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो सर है, जो आमतौर पे 2.5-3 किलो का होता है, जिसमें मस्तिष्क करीब 1400 ग्राम का होता है, वो भी स्पाइन के माध्यम से ही शरीर से जुड़ा रहता है। न सिर्फ जुड़ा रहता है, हिल भी सकता है और मजबूत भी रहता है। इसी तरह से हमारे 2 पैर जो कि हमारे भार को संभालते हैं या हम चलते हैं, वो भी स्पाइन के माध्यम से सारे शरीर से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों के द्वारा, हमारी स्पाइन पूरे शरीर से नर्व्स के द्वारा भी जुड़ी हुई। हमारे मस्तिष्क में जो भी आदेश होता है कि अब पैर को आगे बढ़ाओ या पीछे करो या उठाओ हाथ को या मुंह तक ले जाओ, वो सब जो है उन नसों से चलते हैं जो कि स्पाइन के थ्रू हमारे अंगों तक पहुंचती है। तो स्पाइन का महत्व इसी चीज से समझा जा सकता है। भगवान ने जब हम लोगों का शरीर की संरचना की थी तो हम लोगों की जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। समय के साथ, युगों के साथ हमारी जीवन शैली बदली। फल तोड़ के खा लेना या शिकार करना या धीरे धीरे करते करते अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जब यंत्रों के द्वारा हमारा जीवन काफी सहज भी हो गया है लेकिन मुश्किल भी हो गया है। एक जो अच्छी चीज नहीं हुई कि ये यंत्र इतनी तेजी से हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण हो गए हैं या उनके बिना काम नहीं चलता है, लेकिन हमारे शरीर को कैसे उनसे काम लेना है ये हम में से बहुत कम लोग सीखते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। किसी भी चीज का प्रयोग करने के लिए सही तरीका क्या है उसको सीखना बहुत आवश्यक होता है। तो हम घंटों बैठ के कंप्यूटर पे अपना काम करें, देख के थोड़ा दुख भी होता है कि 8-8, 10-10 घंटे वो लोग कंप्यूटर पे लगे रहे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सिर्फ स्पाइन ही नहीं, बाकी शरीर के अंग जैसे कि आंखें हैं, हाथ हैं, इन सब के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमको बहुत आवश्यक है कि हम इन यंत्रों का प्रयोग करते समय अपने पूरे शरीर का और विशेषकर स्पाइन का ध्यान रखें। एर्गोनॉमिक्स आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसमें बड़े आसान तरीके से बताया जाता है कि लंबे समय कंप्यूटर का प्रयोग करना हो तो किस तरह से आप बैठें, कैसे अपने आंखों स्क्रीन से अलग करके थोड़ा रेस्ट दें और कब ब्रेक लें। ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग समय के अभाव में इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, जिसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ते हैं। स्पाइन जब बनती है तो माता के पेट में या कोख में वो 33 हिस्से बनते हैं जिनसे फिर बाकी शरीर की संरचना होती है। हमारे शरीर में जो स्पाइन होती है उसका जो हड्डी वाला हिस्सा है वो एक के ऊपर एक 33 टुकड़े रखे हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। इस मॉडल को अगर आप देखें, ये भी एक मॉडल है स्पाइन का। ये गर्दन का हिस्सा है, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। इसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सर्वाइकल आमतौर पर लोग बीमारी समझते हैं, सर्वाइकल बीमारी नहीं होती। ये इस हिस्से को स्पाइन के सर्वाइकल रीजन कहा जाता है। इसके बाद आता है धड़ का हिस्सा, यानी कि हमारे छाती का हिस्सा जिसमें स्पाइन पीछे होती है। इसमें 12 टुकड़े होते हैं, इनको थोरैसिक वर्टेब्रा कहा जाता है। फिर आता है कमर का हिस्सा। कमर के हिस्से में 5 वर्टेब्रा होते हैं जिनको लंबर वर्टेब्रा कहा जाता है। उसके बाद कूल्हे की हड्डी आती है, जिसको मैं पीछे से ज्यादा अच्छा दिखा पाऊंगा, ये वाला हिस्सा। इसमें 5 सेक्रल वर्टेब्रा होते हैं और 4 आपस में जुड़े हुए कॉक्सिजियल वर्टेब्रा होते हैं। वो अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो मैं जैसा बता रहा था कि एक ही क्यों नहीं बना दिया, टुकड़े टुकड़े करके क्यों बनाया, वो इसलिए क्योंकि जहां पर सर्वाइकल स्पाइन थोरैसिक वर्टेब्रा से मिलती है वहां पे ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है, आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जो धड़ का हिस्सा है वो आगे पीछे नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत साइड पे घूम सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पसलियां जुड़ी होती हैं जो आगे जाके छाती बनाती है। लेकिन जहाँ पे थोरैसिक और लंबर वर्टेब्रा जुड़ते हैं इस जगह पर, यहाँ से हम लोगों का मैक्सिमम झुकना होता है। तो ये हिस्सा जो है झुकने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे कमर वाले हिस्से में आगे भी झुक सकते हैं और साइड पे टर्न रोटेट भी कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पेल्विस जहाँ पे कूल्हे से जुड़ा हुआ है वहां पे भी थोड़ा मूवमेंट आगे पीछे हो सकता है। कूल्हा जो कि जुड़ी हुई हड्डियों से बना है ये नहीं हिल सकता, ये मजबूत रहता है, हिलता डुलता नहीं है और इसको घुमा भी नहीं सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पेल्विस का हिस्सा बनता है। पेल्विस के अंदर हमारे बहुत से जरूरी महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कि बच्चे की कोख, तो उन सब के लिए सेफ्टी देने के लिए ये बिल्कुल रिजिड यानी कि सख्त होता है और यहाँ पे चोट वोट नहीं लगने के चांसेस
चांसेस कम होते हैं। इसी के थ्रू अगर आप देखें तो यहाँ पे नसें जा रही हैं जो कि हर स्तर पे एक एक नस निकल के उस अंग को सप्लाई करती है। जैसे 5वें हिस्से जो निकलेगी वो कंधे को सप्लाई करेगी। ये एक स्पाइन को समझने के लिए आवश्यक चीज है कि हड्डी वाला हिस्सा स्पाइनल कॉलम और जो नसों वाला हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व या मेरुरज्जा। ये संरचना समझने से हमको थोड़ा सा ये भी समझ में आता है कि जब हम थोड़े से उम्र में बड़े होते हैं और हमारी ये जो हड्डियां हैं ये थोड़ा कमजोर भी पड़ती हैं और इनको जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ते हैं और उसकी वजह से हमको बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनको डिजेनरेटिव डिजीजेस कहा जाता है। अभी आप संरचना अगर समझ गए हैं तो फिर आगे का काम आसान हो जाता है। हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो मोटे तौर पर 2 हिस्सों में या रादर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय, जिसके अंदर मस्तिष्क और स्पाइन कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और उसकी नसें आती हैं। इसके अतिरिक्त पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जो हमारी बाकी शरीर में जो नसें हमको पता है होती हैं वो बनता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब इतनी जटिल संरचना, इतने हिस्से, इतनी नसें, सब कुछ क्यों बनाई गई? इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। आपने कभी अंग्रेजी म्यूजिक सुना है, ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं? उसमें आपने देखा होगा कि जो संगीतकार होता है, जो मुख्य संगीतकार है, वो कुछ नहीं बजाता, वो सिर्फ बीच में खड़े होके अपनी उंगली के इशारे से, या एक सफेद रंग की डंडी सी होती है उसको कहते हैं बेटन, उस बेटन से ऐसे 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 करता रहता है। बेटन हिलाने का तरीका है, उससे बाकी सभी संगीतकारों को, वाद्य बजाने वालों को एक निर्देश मिलता है कि अब तुमको बजाना है, अब तुमको धीमे करना है, अब उसको उठाना है स्वर को या दबाना है। अब इसी को हम अपने शरीर में समझ, हमारा संगीतकार है हमारा मस्तिष्क, उसको बहुत सारे असिस्टेंट मिले हुए हैं जिनके पास इसके निर्देश और उसके संदेश कैसे जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाते हैं, जो कि दिमाग से निकलती है और फिर स्पाइनल कॉलम में जाती है और वहां से हर स्तर पे मैंने आपको दिखाया था एक एक नस निकलती है जो कि विभिन्न अंगों में जाती है। ना सिर्फ हाथ पैर में, हृदय में भी जाती है, पेट में भी जाती है, सब जगह जाती है। और इन नसों के द्वारा जो पेरिफेरल नर्व्स कहलाती हैं, इनके द्वारा हमको अनुभूति भी होती है यानी कि सेंसेशन भी मिलता है। हम अपने मांसपेशियों को चलाते हैं, अंगों को चलाते हैं यानी कि मोटर मूवमेंट होता है। और पसीना कंट्रोल करना, कितना गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, ये सब चीजें भी पेरिफेरल नर्व्स द्वारा निर्धारित होती है। और इन सब से जो हमको सिग्नल मिलता है वो दिमाग तक जाता है, जिसके आधार पे दिमाग या मस्तिष्क आदेश देता है बाकी काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी बिना दिमाग तक पहुंचाए हुए भी हम लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ काम करते हैं। जैसे एक कोई गर्म चीज रखी हुई है, आपने अनजाने में उसके पास उंगली छुला दी। आप ये ध्यान से देखिए कि हमारा हाथ पहले हट जाएगा लेकिन गर्मी का अनुभूति हमको देर से होगी। इसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें जो अनुभूति है या जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक बाद में पहुंचता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से ही जो है निर्देश आ जाता है कि हाथ हटाओ फौरन वहां से वो चीज गर्म। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब हमारी रक्षात्मक क्रिया है। इससे हम अपने शरीर को बचाते हैं। कोई चीज हमारी आंख के आगे एकदम से आ रही है, हम फौरन पलक को बंद कर देते हैं जिससे कि हमारी आंख को क्षति ना हो सके। तो कई तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के सामंजस्य से, निर्देश से, या वहां से आने वाले संदेश से, या पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा हमारे शरीर की हर क्रिया जो है वो निर्धारित होती है और नियंत्रित होती है। शरीर की संरचना जितनी जटिल है उसकी कार्य प्रणाली उससे भी ज्यादा जटिल है। हर चीज को नियंत्रण जो है वो शरीर का मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है। अब ये सामान्य ज्ञान है कि यदि 2 चीजों को आपस में मिलके सामंजस्य से काम करना है तो जो निर्देश है वो यहाँ से जाएगा भी और यहाँ पे जो स्थिति है या जो काम हुआ है उसका वापस ब्रेन को आएगा। तो इसके बीच में जो सबसे मुख्य अंग है, इसमें कुछ हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, कुछ पेट को कंट्रोल कर रहा है, कुछ पैरों को कंट्रोल कर रहा है, कुछ पेशाब की थैली को कंट्रोल कर रहा है, उसके नियंत्रण को, और बाकी फिर यहाँ से पेरिफेरल नर्व जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इन नर्व्स के द्वारा बॉडी या शरीर हमारा संदेश का आदान प्रदान करता है। सर्वाइकल, डॉर्सल या थोरैसिक, लंबर और सेक्रल और कॉक्सीजियल, इनमें से जो नर्व जिस स्तर पे निकलेगी वो जाके एक विशिष्ट अंग को नियंत्रण करेगी। जैसे हमारा जो हाथ है, कंधे की इस मांसपेशी से लेके और उंगलियों की छोटी छोटी मांसपेशियां जिनको चलाती हैं, उनकी सप्लाई सर्वाइकल स्पाइन की चौथी नर्व से लेके
और आखिरी C8 तक नर्व से होती है। हम जो श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो श्वास लेने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है, दो तरह की मांसपेशी। एक तो ये जो धड़ में जो पसलियां हैं, ये सिकुड़ती चौड़ी होती हैं, जिसके कारण ये जो थोरैक्स है, जो हमारा छाती है, उसका प्रेशर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और दूसरी जो मांसपेशी होती है श्वास के लिए, श्वास प्रक्रिया के लिए, वो डायफ्राम कहलाते हैं। ये डायफ्राम जो है, ये जी नियंत्रण होता है इसका C5 नर्व से मेनली, लेकिन C4 और C6 का भी कंट्रीब्यूशन कभी कभी होता है। हमारा हार्ट है वो C5 के लगभग नर्व से होता है, इसीलिए जब हार्ट में हार्ट अटैक होता है तो दर्द हार्ट में बहुत कम पता चलता है। यहाँ पता चलता है जहाँ पे मांसपेशी की सप्लाई C5 से और कंधे के ऊपर होता है, यहाँ पे भी सप्लाई C5 से C4 से होती है। इसी तरह से हमारी पेशाब का कंट्रोल जो है वो सेक्रन की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नर्व से होता है। यदि हमारे दुर्भाग्यवश कोई एक्सीडेंट होता है और गर्दन में चोट लगती है, मान लीजिए उस चोट की वजह से सर्वाइकल स्पाइन 5वें लेवल पे बहुत बुरी तरह से खराब हो जाए, तो C5 अगर हमारा काम नहीं करेगी तो व्यक्ति को सांस लेने में बहुत परेशानी होगी, तो डायफ्राम में ही मूव करेगा। इस वीडियो में हमने समझा कि शरीर का हर अंग मस्तिष्क से भी जुड़ा है, स्पाइन से भी जुड़ा है, नर्व से भी जुड़ा हुआ है, और उसके कार्य करने के अंदर इन सब का प्रमुख भूमिका है। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा श्वास प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे वो नर्व से प्रभावित होती है, कैसे उसकी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, और कहाँ पर चोट लगने से या बीमारी होने से सांस लेने में दिक्कत समस्या हो सकती है। आज हम देखते हैं श्वास प्रक्रिया पे, मतलब ब्रीदिंग पे। तो ब्रीदिंग जो हमारी है, श्वास प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के अंदर मस्तिष्क जो है प्री प्रोग्राम, हर बार आदेश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्पाइन या स्पाइन से निकलने वाली नर्व ने वो प्रयोग में आती हैं उन मांसपेशियों को नियंत्रित करने में या चलाने में जिनसे हमारी श्वास प्रक्रिया होती है। वो कौन सी मांसपेशियां हैं? हम लोग जब एक सांस लेते हैं या बाहर फेंकते हैं, उसमें एक तो पसलियों के बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो छाती के कैपेसिटी को बढ़ाती या कम करती। बढ़ने से अंदर का प्रेशर कम होता है, नेचुरल है। अगर यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो हम वातावरण से हवा खींचेंगे, उसके बाद फेफड़ों में उस हवा से ऑक्सीजन निकाल ली जाएगी, फिर उसके बाद हम सांस बाहर फेंकेंगे। उस समय क्या होता है, हमारी छाती की कैपेसिटी कम है, प्रेशर बढ़ता है, तो जो हवा अंदर है वो बाहर जाता है। ये लगभग 1/3 काम श्वास प्रक्रिया का इन मांसपेशियों द्वारा होता है। बाकी का काम डायफ्राम करता है। डायफ्राम एक तंबूनुमा चीज होती है मांसपेशियों से बनी हुई, जो कि हमारी छाती और पेट को विभाजित करती है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो सर्वाइकल रीजन के अंदर, मतलब गर्दन की निकलने वाली 5वीं रूट से होती है, उसको कहते हैं फ्रेनिक नर्व। उसमें 2 नसों का और सहयोग रहता है, सर्वाइकल चौथी और सर्वाइकल छठी, मतलब C4, 5, 6 नसों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि किसी भी कारण से फ्रेनिक नर्व में चोट लग जाए या किसी वजह से हमारी एक तरफ फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे फेफड़ा कोलैप्स कर जाता है, उसमें भी जो है सांस लेने में परेशानी आ सकती है। ये है स्पाइन और ब्रीदिंग का संबंध। तो ये हमारी श्वास प्रक्रिया जो है मस्तिष्क से बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो होता है ब्रेनस्टेम में। पसलियों के बीच की इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम को चलाती हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर अड़चन आती है तो श्वास प्रक्रिया में समस्या हो सकती है। की स्पाइन या मेरुदंड जो है वो जीवन पर्यंत चलनी है और काम करना है, लेकिन ये भी रोग से ग्रसित हो जाती है। स्पाइनल कॉलम के रोग 2 तरह के होते हैं। एक तो किसी विशिष्ट रोग के कारण खराब हो, जैसे ट्यूमर हो जाता है या कि एक्सीडेंट होकर चोट लग जाती है, ये तो हुए विशिष्ट कारण जिनके कारण स्पाइन को नुकसान होता है। दूसरे होते हैं जो आयु के अनुसार समय से घिसता है हमारा शरीर, उसका असर हमारी स्पाइन पे भी पड़ता है। इंग्लिश में इसको डीजेनरेशन कहा जाता है या डीजेनरेटिव डिजीज कहा जाता है।
अब ये डिजेनरेटिव डिजीज धीरे धीरे करके हमारे जैसे जैसे हम अपना शरीर का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर स्पाइन, यदि डिजेनरेट कर जाए यानी कि घिसने लगे तो उसका फिर वापस नया कर पाना लगभग असंभव है। आपको ये भी पता होगा कि स्पाइन का जो कॉलम है, मेरुदंड जो है, उसके अंदर एक खोलनुमा पाइप होता है जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नसें जाती हैं, यानी कि मेरुरज्जा जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड और नसें अलग अलग स्तर पे नसों को हमारे शरीर में भेजती हैं। अब ये स्पष्ट है कि यदि मेरुदंड में हमारे डिजेनरेटिव परिवर्तन आएंगे तो उनका असर उन नसों पे भी पड़ेगा। इन नसों को बचाने के लिए भी हमको अपनी स्पाइन को जो है स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। और ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे स्पाइनल कॉलम में या मेरुदंड में डिजेनरेटिव या घिसने वाले असर आएंगे, उस परिवर्तन आएंगे, उसी तरह के उसके समानांतर जो है मांसपेशियों में, तंतुओं में, स्नायु में, इन सब के अंदर भी वही परिवर्तन अपना प्रभाव छोड़ेंगे। कई बार हमको स्पाइन का इलाज भी करवाना पड़ता है। ठीक करने के बाद उसको वापस पुनः जो है अच्छी स्थिति में लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको धीरे धीरे चलाना और वापस स्थिति में लाना भी शामिल। इसके लिए व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन लेना और एकदम से ऐसा न कर देना कि दोबारा से स्पाइन में कोई नुकसान हो जाए। और समय के साथ धीरे धीरे इसकी स्थिति और मजबूत होगी और ताकत वापस आएगी। ये काम हम एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में करते हैं। बहुत से उपकरण ऐसे हैं जो कि इस काम में हमारी सहायता करते हैं। तो आज चलिए हम लोग 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनकी सहायता से हम अपने रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को और उसके अंदर की नसों को और बाकी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, हम लोग जब रात को सोते हैं उसका लक्ष्य होता है कि हमारे पूरे शरीर को आराम मिले, विश्राम करें। मूलभूत बात यह है कि सोते समय यदि हम प्राकृतिक मुद्रा अपनी अपनाए रखें, मतलब जैसी हमारी रीढ़ की हड्डी और शरीर के बाकी अंग प्राकृतिक रूप से रहते हैं, अगर हम वैसा बना के रखें तो शायद हानि नहीं होगी और लाभ जरूर होगा। दिनचर्या की सामान्य गतिविधियों में हम सब लोग अपनी मांसपेशियों का, जोड़ों का, हड्डियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे रीढ़ के चारों तरफ की जो कोर मसल्स कहलाती हैं उनकी गतिविधि कम होती है, उनका जो है व्यायाम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कुछ विशिष्ट व्यायाम करना आवश्यक है, जो कि आजकल जो फिजियोथेरेपी वाले लोग हैं या जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, व्यायाम करवाने वाले, वो कहते हैं कोर एक्सरसाइजेस। उसमें तरह तरह से जो है उठक बैठक करना, पैर घुटने मोड़ के एक तरफ को जाना, ये सब चीज़ें इसीलिए हैं कि जो रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ की मांसपेशियां हैं उनका व्यायाम हो जाए। पैदल चलने में तो प्राकृतिक जो हमारा चाल है वो बनी रहेगी, लेकिन हमको जूता पहनना भी जरूरी है, चप्पल पहनना जरूरी है। इसके लिए जूता कैसा होना चाहिए, चप्पल कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, ऐसा जूता होना चाहिए जो हमारे पैर को नुकसान ना करे। बहुत ऊंची एड़ी ऐसे जूते या चप्पल हमको नुकसान करते हैं क्योंकि इनका सीधा दबाव और प्रभाव जाके रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। वो कहते हैं गुनगुनी सी धूप हो, छत पे जाके लेट के कोई व्यक्ति आके मालिश कर दे तो इतनी शांति मिलती है कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, हाथ में पकड़ने वाला उपकरण आ गया जिससे आप पीठ के ऊपर मालिश कर सकते हैं, या बिस्तर आ गए हैं तरह तरह के जिनके ऊपर लेट के आपके शरीर की मालिश हो सकती है। तो शरीर को आराम भी मिलता है, मांसपेशियां भी तनाव रहित होती हैं, रक्त का प्रवाह भी अच्छा होता है। आपको जो काम करना है, यदि उसमें कोई उपकरण लगता है जैसे कंप्यूटर है, तो उसके बारे में जान लीजिए, कैसे बैठना है, कैसे स्क्रीन रखनी है, कितनी देर बैठना है, कब उठ जाना चाहिए, कितनी देर दृष्टि गड़ा के स्क्रीन पे लगानी है, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव ब्रेन पे पड़ता है। तो ये सब चीजें हमको जानना आवश्यक है। हमारी मांसपेशियां एक ही मुद्रा में होने के लिए नहीं बनी है, वो बनी है गतिशील रहने के लिए। तो समय समय पर काम रोक के उन मांसपेशियों को चलाना बहुत आवश्यक है। यदि आप कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं 8 घंटे के लिए, तो साधारण सा नियम होता है कि 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड का एक ब्रेक ले लें। तो उससे जो है वो एक मांसपेशियों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन्यवाद।